बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 91 मुलाहिज़ा फरमाएं। शेख अपनी टॉर्च से इर्द गिर्द की बंजर जमीन और खुदरू नबातात पर भी रोशनी डालता जा रहा था। पाम का वो वाहिद दरख्त अब हमारे दाएं हाथ पर रह गया था। अचानक शेख रुक गया। ये क्या है सिकंदर? उसने रोशनी को एक जगह मुर्तकिज कर दिया था। 10 कदम दूर से भी वो जगह ताज़ा खुदी हुई नजर आती थी। जवाब देने की बजाय मैं शेख के साथ हो गया। गालिबन तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था, मैंने कहा। उन्होंने मोटरसाइकिल वाले की हरकतों सकनात पर नजर रखी थी। वो लौट कर आए होंगे मगर मोटरसाइकिल वाला उन्हें नहीं देख सका। गड्ढे के अंदर उतर जाने के बाद सड़क तो नजर नहीं आती। वो हेडलाइट्स बुझा के आए होंगे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने मोटरसाइकिल वाले को उस वक्त देखा हो जब वो गड्ढे से निकल कर भागा था। अब यहाँ तो वो मोटरसाइकिल का पीछा करते, जो जरा मुश्किल काम है। मोटरसाइकिल गली कोचों में भी गायब हो जाती है। फिर ये कि घी सीधी उंगलियों से निकलता हो तो उंगलियां टेढ़ियां क्यों की जाएं? एक और कत्ल करने से ज्यादा आसान ये था कि लाश को उस जगह से हटा दिया जाए। ये तो साफ जाहिर है कि यहाँ जमीन खोद के बराबर की गई है, शेख ने कहा। लेकिन अब मेरे लिए खाली हाथों जमीन को खोदना तो मुमकिन नहीं। वैसे भी उजलत गैर जरूरी है। इस जगह का इल्म किसे है? मैं बाद में दूसरे लोगों को भेज सकता हूँ कि लाश है तो निकालें। हम मस्कलंदर साहब की तरफ चलते हैं। मस्कलंदर साहब देखने की चीज थे। इतना मजा शायद उनके कालम में नजर नहीं आता होगा जितना उनकी शख्सियत में कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने साइज से बहुत बड़ी शेरवानी और साइज से बहुत छोटी शलवार पहन रखी थी, जिसे शरी कहा जा सकता था। शलवार का रंग नीला और शेरवानी का भी क्रीम कलर की होगी। मुसलसल इस्तेमाल और सालाना ड्राई क्लीनिंग के बायस उसका रंग कुछ सुरमई सा हो गया था। अरे मियाँ इनाम शेख साहब, कमाल कर दिया। यानी कि उन्होंने किसी तारुफ के बगैर हमें पहचान लिया। इकराम शेख ने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहा। हम तो बस सूख गए हैं इंतजार में। अब तो कालम चला गया मगर कल का मौजू है पुलिस की ताखीर पसंदी। और खैर शेख जी, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था। मैंने अर्ज की, वाह सुबहान अल्लाह, गोया आप आते थे मगर कोई कुछ और भी था। वो बाद में अर्ज करूंगा, पहले अर्ज़े मुदा। वो बच्चे और टेप कहाँ है? शेख ने कहा। टेप के बच्चे? मेरा मतलब है टेप और बच्चे दोनों, बल्कि तीनों खैर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस कलंदर साहब ने फरमाया। मगर मियाँ शेख जी, ये स्टोरी क्या है? उन्होंने राजदाराना तौर पर आगे झुककर सरगोशी में कहा। स्टोरी आपकी? शेख ने मुस्कुरा के कहा। पहले ये बताइए टेप और बच्चे कहाँ महफूज हैं? मेरा मतलब है मुमकिन है आपके नुक्ते नजर से वो महफूज हो, लेकिन दर हकीकत ऐसा ना हो। शेख साहब से रस्मो राह ना की, शुक्र है जिंदगी तबाह ना की, उन्होंने कहा। वरना मियाँ हम भी हो जाते गाउदी। गोया अफलातून एक आप ही हैं। हमारा नुक्ता नजर तो ये नहीं कि ऐसा है जैसा हमारा कालम, और कालम आपने कभी पढ़ा नहीं हमारा। हजरत शेख बच्चे इस साजिश के यतीम खाने में, वो उनसे क्या समझे? मियाँ यतीम तो हमारा घर भला क्या हो, और वहाँ तो एक अज़्ज़ाम है। 6 इंच से 6 फुट तक के बच्चे हाजिर स्टॉक से दस्तयाब है। आपने तो कमाल कर दिया। शेख ने कुछ देर बाद तारीफी लहजे में कहा। मैं माफी चाहता हूँ एतमाद ना करने पर। यह नकल मैं अपने साथ ले जाता हूँ। बाकी मामलात को जूं का तू रखिए। फिलहाल अभी ये उकदा पूरी तरह वाह नहीं हुआ है, इसलिए मैं स्टोरी आपको उस वक्त दूंगा जब वाकयात की सब कड़ियां आपस में मिल जाएंगी। इजाजत हो तो चंद सवालात कर लूं? इजाजत? मियाँ थानेदार बादशाह, क्यों शर्मिंदा करते हो अपने नाम को? तुम और इजाजत? इनकार करके हमें थाने नहीं जाना है। बस कलंदर साहब ने टोपी को फिर सर पर चिपका के कहा। आपने उन बच्चों से पूछा कि उन्हें माँ ने खास तौर से आपके अखबार के दफ्तर के लिए ताकीद क्यों की थी? शेख ने उसके तंज को पीकर कहा। कौन था जिस पर उनकी माँ को इतना एतमाद था? मेरा मतलब है मकसद सिर्फ किसी अखबार के दफ्तर भेजना होता तो हाँ कहिए कि शहर में गालिब की आबरू क्या है? कलंदर साहब ने चहक कर कहा। कौन पूछता है इस अखबार को जो सदाए वक्त है? तो हुजूर उसकी वजह थी। उस रसाले के मदीर उस वक्त भी मजनून थे जबकि मजनून लाम अलिफ लिखता था दीवारे दबस्तां पे। उस रसाले के मदीर उस वक्त भी मजनू थे जबकि मजनू लाम अलिफ लिखता था। दोनों का अलमिया एक ही है। ख्याल फुरकत लैला ने एक को सहरा में पहुंचा दिया, दूसरे को सदाए वक्त में, जिसे कोई नहीं सुन। हमारे मदीर साहब तब से बैठे हैं तसव्वुरे जाना किए हुए। हालांकि ये किस्सा है तब का जब आतिश जुआ था। थानेदार की रकाबत महंगी पड़ी। हर रोज एक नई दफा ज़ाब्ता फौजदारी की निकाल लेता था और उनको बंद कर देता था। आखिरी बार जब निकले तो लैला थानेदारनी हो चुकी थी। खैर से मैं समझ गया। शेख ने मेरी तरफ देखकर बेसाख्ता हंसना शुरू कर दिया। फिर बच्चों को वो क्यों नहीं ले गए? अरे मियाँ, जिसने शादी नहीं की बच्चे कैसे पालता? बस कलंदर साहब ने कहा। और लैला के बच्चे पालता तो लैला को कैसे तलाश करता? वो भी तो करना है। हमने कहा मियाँ जहाँ शेर वहाँ सवा शेर। ये बारे अमानत भी उठा लेते हैं। अपने रेवड़ में शामिल कर लिया गोया समंदर में लोटा भर पानी। टेप लेकर और फिर मिलने का वादा करके हम हंसते हुए रुखसत हुए। आदमी है कि अच्छा खासा फका या कालम, मैंने कहा। लगता भी कार्टून है लेकिन अकल से पैदल नहीं है। बहुत से थानेदारों से ज्यादा मामला फहम और दूर अंदेश है। तुम बुरा मत मानना। मैं अशमत खान जैसे सियानों से मुवाजना कर रहा था, मैंने कहा।
उसने वाकई तसल्ली बख्श इंतजाम किया है। बहुत सोच समझ कर, हालांकि पूरी बात उसे मालूम नहीं थी। मेरे सर से तो एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने कहा, यूं लगता है कि कुदरत ने बादी मेरे हक में पलट दी है। एक तरफ शीदे और अब्दुल के कत्ल का इल्जाम नहीं रहा, दूसरी तरफ इस्तगासा के दोनों चश्मदीद गवाह नहीं रहे। इस वक्त मेरे सामने ज्यादा अहम और फौरी तवज्जो तलब मसाइल दो हैं, शेख ने कहा। एक ये कि मीर मोहम्मद कहाँ गया, और ये साबित हो जाने के बाद कि घर में घुसकर तलाशी लेने और मारपीट करने वाले उसी टेप की जुस्तजू में थे। दूसरा सवाल यह है कि मीर मोहम्मद की बीवी कहाँ गई। औरत जात की सद तक नाकसुल नकल होती है। इसका अंदाजा यूं करो कि मीर की बीवी ने बच्चों को बाहर निकाल दिया। अरे भाई, दरवाजा खुला था तो खुद भी निकल जाती और दरवाजे को बाहर से बंद कर देती। वापस जाके वहीं लेटने की क्या तुक थी। मेरी समझ में एक वजह आती है, मैंने कहा। वो बच्चों को फरार होने का मौका देना चाहती थी। फ्लैट का दूसरा दरवाजा भी था, लेकिन उसकी बाहर वाली कुंडी गायब थी। हमलावरों ने 5 और 7 साल के 2 बच्चों से तारुज नहीं किया था और एक तरह से उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें गैर मौजूद पाके भी वो परेशान नहीं हुए होंगे, लेकिन वो खुद निकल जाती और 1 मिनट बाद उन्हें मालूम हो जाता तो वो नीचे दौड़ते और शायद वो इस काबिल नहीं थी कि 1 मिनट में दौड़कर उनकी दस्तरस से दूर हो जाए। उसने खुद को डाल बना के बच्चों को पनाह फराहम की। मुमकिन है बाद में उन्होंने पूछा भी हो कि बच्चे कहाँ गए और उसने कोई बहाना करके उन्हें चंद मिनट तक रोके रखा हो। मसलन ये कह दिया हो कि वो बाथरूम में हैं। उधर बच्चों की मदद तकदीर ने की। वो टेप लेकर निकले तो एक कार वाले ने उन्हें बिठा लिया और अखबार के दफ्तर तक छोड़ गया। आदमी मीर मोहम्मद भी चालाक था, लेकिन उसकी बीवी भी बहुत समझदार साबित हुई। शायद इसलिए मीर ने उस पर भरोसा करते हुए बता दिया होगा कि नीचे वालों के पास टेप की एक नकल मौजूद है। जब तक कोई तुमसे जबरदस्ती करके ना पूछे, उसके बारे में किसी से बात तक ना करना। वो मेरी जिंदगी की जमानत है। उसकी बीवी ने अंदाजा कर लिया होगा कि टेप की तलाश में आने वाले जब अपने मकसद में नाकाम होंगे तो क्या करेंगे। वो तशद्दुद पर उतर आएंगे और हो सकता है कि वो उनके जालिम की ताब ना लाते हुए सच बोलने पर मजबूर हो जाए। मीर मोहम्मद जैसे पुलिस अफीसर की बीवी जानती होगी कि तशद्दुद के हरबे क्या होते हैं और कितने कारगर साबित होते हैं। वो बता देती कि टेप नीचे वालों के पास है तो अमानत रखने वालों की शामत आ जाती और वो टेप भी हाथ से जाता जिससे उसके शोहर की जिंदगी की जमानत थी। बाद में उसने खुद बताया कि टेप तो बच्चे ले गए पुलिस स्टेशन, या मैं ये कह दिया कि टेप नीचे वालों के पास है। अगर वो नीचे वालों के पास गए होंगे तो उन्हें मालूम हुआ होगा कि 5-7 साल के वो बच्चे जिनको वो बेजरर समझे थे टेप लेकर गायब हो गए। वो इधर उधर दौड़े होंगे कि इतने छोटे बच्चे ज्यादा दूर नहीं जा सकते, लेकिन बच्चे कार में निकल गए। अब यहाँ तो मीर की बीवी भी इस मोहलत से फायदा उठा के निकल गई, मगर वो निकलती तो उसके लिए पनाह की करीब तरीन और सबसे महफूज जगह पुलिस स्टेशन था। वो वहां नहीं पहुंची तो इसका मतलब यही कि वो अपनी नाकामी और एक औरत की चालाकी पर सख्त मुश्तइल हुए और शिद्दत इश्तियाल में या तो उन्होंने मीर की बीवी को वहीं मार दिया और लाश दे गए, या उसे अपने बास के सामने पेश कर दिया कि ये है हमारे खाली हाथ लौटने की असल वजह। चुनाचे लाश को दरिया बुर्द या कहीं दफन नहीं किया गया। दूसरे वो मीर मोहम्मद के सामने जिस्मानी तशद्दुद के वो सब इंसानियत सोज मुजालम झेल रही होगी जो मीर मोहम्मद के मामूलात में शामिल थे। इस मामले में यानी इज़ा रसानी के तरीके इजाद करने में वो शैतानी जीनियस था, लेकिन अपना किया अपने सामने ही आता है। तुम खुद तसव्वुर कर सकते हो कि मीर मोहम्मद की बेबसी का अज़ाब कितना शदीद होगा। क्या ये इम्कान नहीं है कि वो हकीकत के इज़हार पर मजबूर हो जाए? मैंने कहा हाँ, लेकिन जिस बदमाशी का मुजाहरा उन्होंने एक घर में किया वो किसी अखबार के दफ्तर में या पुलिस स्टेशन पर नामुमकिन है, शेख ने कहा। नकार खाने में तोती की आवाज चाहे कोई सुने ना सुने, बस कलंदर के अखबार की बहरहाल सुनी जाती है। और उस औरत से तो मुझे उम्मीद है कि उसने किसी बड़े अखबार का नाम ही लिया होगा। अब वो एडिटर को फोन करके धमकी देना तो दरकनार उसे टेप के मुतल्लक पूछ भी नहीं सकते। तुमने एक कॉलम लिखने वाले की अक्लमंदी देखी है तो एडिटर के मुतल्लक खुद ही सोच लो। किसी ने उससे पूछने की हमाकत की होगी ना तो उसने वो चक्कर चलाया होगा कि बदमाशों के हाथों के तोते उड़ गए होंगे। मसलन उसने कहा होगा कि बच्चों की फिक्र छोड़ अपनी फिक्र करो। टेप की नकल तो गई ऊपर DIG तक, तुम्हारा नाम नहीं तो क्या हुलिया वगैरह सब आ रहा है। अब खैरियत मतलूब है तो मीर मोहम्मद और उसकी बीवी को अखबार की आखिरी कॉपी प्रेस जाने से पहले छोड़ दो, वरना वो चश्मदीद गवाह बहुत कुछ कर सकते हैं। जितनी तस्वीरें पुलिस के रिकॉर्ड पर हैं वो उनको दिखाई जाएंगी और मुजरिम पहचान लिए जाएंगे। मैंने उसके बावजूद मायूसी का इजहार किया। मीर मोहम्मद या उसकी बीवी का जिंदा मिलना मुझे महाल नजर आता है। अगर अगवा करने वाले को उम्मीद होती कि उनकी फराम करदा मालूमात के बगैर टेप हासिल करना नामुमकिन है तो वो उनको जिंदा रखते, लेकिन झुंझलाहट और बेबसी में वो यही करते हैं कि बच्चों को यतीम कर दें, उनके माँ बाप दोनों को मार डालें। वो किसी एडिटर की धमकी से डरने वाले नहीं हैं, पकड़े जाने का खौफ कुछ नहीं। सबसे ज्यादा मलाल उन्हें टेप के हाथ से निकल जाने का होगा। मुझे एक और बात याद आई, हशमत खान उस टेप को गायब करने की साजिश में शरीक था। मैंने कहा या उस जुर्म का गवाह जरूर था कि उसने मीर मोहम्मद से कोई कीमत वसूल नहीं की होगी। मुमकिन है की हो। और मीर मोहम्मद ने कहा हो कि जरा सब्र करो, मैं बहुत बड़ा सौदा कर रहा हूँ।
इसमें से तुम्हें हिस्सा जरूर मिलेगा, मगर मुझसे कुछ तवक्को मत रखना। जैसे तुमने इनकार किया था वैसे ही मैं भी इनकार कर सकता हूँ। क्या हाशमत खान ने नहीं पूछा होगा कि सौदा किससे हो रहा है और कितनी रकम का? पूछा होगा तो वो हमें क्यों बताएगा? उसे तो अब अपनी फिक्र पड़ जाएगी और उसके लिए सलामती इसी में है कि वो अपने साबका मौकफ पर डटा रहे। शेख ने कहा, तुमने उस मुहर्रर के ना आने को अहमियत नहीं दी। क्या उसके साथ वो नहीं हो सकता जो मीर मोहम्मद के साथ हुआ? उसे अपने हाथ की तहरीर शिनाख्त करने पर मजबूर किया जा सकता था। दुश्मन जानते हैं कि रिजवी साहब हमारे आदमी हैं। वो मुहर्रर से डरा धमका के ये बयान भी दिलवा सकते थे कि बयान उसने टेप से नकल किया था और टेप मीर मोहम्मद ने निकाल दिया था। ये बात मेरे जहन में भी है। मैं सुबह उसके बारे में भी मालूम करूंगा। मेरी तको तो उस केस तक महदूद रहेगी जिसका ताल्लुक तुमसे भी उतना ही है जितना मीर मोहम्मद से। लेकिन मीर मोहम्मद का केस मैं नहीं लूंगा। उसका भाई जो चाहे करे। केस हाशमत खान को दे या CIA को ट्रांसफर करा ले, शेख ने कहा, या खुसूसी टीम बना दी जाए। मेरे पास वक्त नहीं है। एक पोस्ट पहले से खाली थी, दूसरी SHO की मुअत्तली से खाली हुई, तीसरी मीर मोहम्मद की गुमशुदगी से और तवक्को है कि चौथी मेरा इस्तीफा देने से होगी। इस तरह थाना नहीं चल सकता। गाड़ी फिर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। इस्तीफा इन हालात में वैसे भी मंजूर नहीं होगा और रिजवी साहब से कहूंगा कि मंजूर ना होने पाए। बाद में चाहो तो हेडक्वार्टर चले जाना। थाने में दीन मोहम्मद बेचैनी से हमारी वापसी के इंतजार में था। इकराम शेख ने उसे मुख्तसरन बताया कि उसके भाई और बीवी के साथ क्या हुआ या हो सकता है। ये टेप सारी खराबी की वजह है, शेख ने कहा। मीर मोहम्मद ने इसको गायब ना किया होता तो कुछ ना होता, या वो इतना बड़ा सौदा करने का खतरा मोल ना लेता। बेशक वो बहुत होशियार था और कभी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन ऊंट कभी तो पहाड़ के नीचे से गुजरता ही है, तभी उसे मालूम होता है। ये मुझे मालूम है, जो होना था हो चुका, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? दीन मोहम्मद ने बरहमी से कहा। मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, शेख ने सपाट लहजे में कहा। बहुत कुछ मालूम हो चुका है मुझे। तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? दीन मोहम्मद ने चिराग पा होके कहा। मैं अभी भी तुम्हें कुछ बताने का पाबंद नहीं हूँ, शेख ने उसी लहजे में कहा। ना मैं तुम्हारा मातहत हूँ, लेकिन तुम मीर मोहम्मद के मातहत हो। दीन मोहम्मद ने चीख कर कहा। ऐसा बात करो, शेख ने मेज पर हाथ मारा। अगर मैं उसका मातहत हूँ तो मुझसे सिर्फ वो पुरसज का इख्तियार रखता है, तुम नहीं। दूसरी ज्यादा अहम बात यह है कि इस लहजे में तुम्हारा भाई भी मुझसे कुछ नहीं पूछ सकता। मैं अपना इस्तीफा ऊपर भेज चुका हूँ। मैं तफ्तीश से इनकार भी करूं तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, IG भी नहीं। दीन मोहम्मद का गुस्सा समंदर के झाग की तरह बैठ गया। मुझे एक ही काम नहीं है दीन मोहम्मद, मुझे तुम्हारे भाई और बाबज के अलावा अपने मुहर्रर और तुम्हारे दूसरे साथी ख्वाजा अकबर की गुमशुदगी का भी पता चलाना है। शेख ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा। मुझे तुमसे हमदर्दी जरूर है और इसलिए मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। सुबह SP साहब से मिलो, उनसे कहो कि मीर मोहम्मद का केस CIA को दे दिया जाए या उसकी तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी जाए, क्योंकि मामला बहरहाल एक SHO की गुमशुदगी या अगवा का है। शायद मैं अकेला ज्यादा दौड़ धूप ना कर सकूं। हाशमत खान पर भरोसा है तो अलग बात है, वरना मेरा मशवरा मानो, तुम अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हो। CIA में तुम्हारे ही साथी होंगे और हमदर्दी तो सबको होगी। अभी तो बजे हैं रात के 11। मुझे एक और केस के लिए जाना है और अभी तक मैंने रात का खाना भी नहीं खाया है। तुम सुबह होने तक सब्र करो। उसके बच्चे तो मेरे पास होने चाहिए, दीन मोहम्मद बोला। मेरी मानो तो उन्हें वहीं रहने दो, वहां वो ज्यादा महफूज हैं, और अपनी हिफाजत की सोचो क्योंकि तुम मीर मोहम्मद के भाई हो, शेख ने कहा। मुजरिमों का अगला निशाना तुम्हारा घर भी हो सकता है। उसने आहिस्ता से सारी लाया और जाने के लिए उठा। तो फिर मैं चलता हूँ। तुमने इस हमले की रिपोर्ट लिखवा दी है जो तुम पर हुआ था, इकराम शेख ने कहा। दीन मोहम्मद ने इकरार में सारी लाया। बाइक ने तस्दीक की कि दोनों केस अलग अलग दर्ज कर लिए गए हैं। देखो दीन मोहम्मद, इन हालात में तुमको घर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, इकराम शेख ने कहा। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने पर मजबूर हूँ। तुमने वो मशीन गन खो दी है जो तुम्हें हुकूमत की तरफ से ड्यूटी के लिए दी गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। मगर क्या वो मेरा कसूर था? ये मैं नहीं जानता, ये तुम्हारा बयान है और मैं फैसले का मजाज नहीं, शेख ने कहा। सुबह तुम्हें मुतलका हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। वो तुम्हें मुअत्तल रखें या तुम्हारे बयान सुनकर तुम्हें बहाल कर दे, ये उनका काम है। खबीस, तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, दीन मोहम्मद बड़ा फरूख्ता होके बोला। जो कुछ मैंने या सिकंदर साहब ने देखा था वो हम बता देंगे, शेख ने कहा। तुम हमारा नाम बतौरे गवाह दे सकते हो। हमने तुमको सर्वेंट क्वार्टर में बेहोश और बंधा हुआ पाया था, लेकिन उससे कबल क्या हुआ था ये सिर्फ तुम जानते हो। हम उसके चश्मदीद गवाह नहीं है। गाली देने पर मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि वो मेरा जाती मामला है। उसने कांस्टेबल को इशारा किया। दीन मोहम्मद साहब को लॉकअप में ले जाओ। लाट साहब का फोन आए तब भी मेरी इजाजत के बगैर इनको छोड़ना नहीं है। मैं तुमसे समझ लूंगा, शेख, दीन मोहम्मद ने सख्त एहसास तजलील के साथ जहरीले लहजे में कहा। मैं इस धमकी को भी नजरअंदाज करता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं किसी तरह भी कानून के तकाजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, शेख ने कहा। दीन मोहम्मद आहिस्ता आहिस्ता लॉकअप की तरफ बढ़ा और उसके खुले दरवाजे से जेरे तफ्तीश मुजरिमों के दरमियान जा खड़ा हुआ। मैं उसकी ज़हनी कैफियत का बाखूबी अंदाजा कर सकता था।
उसके पास जुरात और हिम्मत फर्जशनासी के मुजाहरे पर मिलने वाली असनाद थी और मेडल थे। उनका शुमार अच्छे पुलिस ऑफिसरों में होता था और अपने फर्ज में कोताही का मुर्तकिब वो अब भी नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त वो आम मुजरिमों के साथ एक थाने के लाकब में बंद था। कांस्टेबल, शेख ने कहा, लाकब की चाबी मुझे दे दो और तुम 2 सिपाहियों के साथ चलो। अपने साथ जमीन खोदने का सामान भी ले लो, हमें एक लाश बरामद करनी है। कांस्टेबल की हालत गैर होगी। इस वक्त मेरा मतलब है सर के सवारी का क्या होगा? ये सिकंदर साहब हमारी मदद कर रहे हैं, इनके पास गाड़ी है, शेख ने कहा और खड़ा हो गया। 3 अफराद को हमने वहां पहुंचाया जहां जमीन ताजा खुदी हुई लगती थी। मेरी हालत भूख से गैर हो रही थी, चुनाचे राह में किसी सिनेमा के आखिरी शो से लौटने वाली रेडी को देखकर मैंने गाड़ी रोकी और उसे बंद कबाब का तमाम बचा हुआ स्टॉक खरीद लिया। उसके पास 10 बंद और 20 कबाब बाकी रह गए थे जो शायद वो अगले दिन के बाल में शामिल करता। पूरे पैसे मिलने पर उसका चेहरा दमक उठा, वरना वो समझ रहा था कि बचा हुआ बाल हराम गया। गाड़ी में मेरे सिवा 4 अफराद पुलिस की वर्दी में थे और उनमें एक इंस्पेक्टर भी था। बादले नुख्वासा हमारे साथ बेगार पर जाने वाले 3 कांस्टेबल यकीनन डिनर तनावल फरमा चुके थे, मगर उन्होंने हमारी दावत को मुस्तरद नहीं किया और हमारे साथ बराबर के शरीक रहे। ये रूखी सूखी खल्क से उतारने के बाद हमने कोल्ड ड्रिंक्स पिए और थाने से रवाना होने के निस्फ घंटे बाद वहां पहुंचे जहां हमारे अंदाजे के मुताबिक एक लाश दफन थी। एक कांस्टेबल ने, जो ज्यादा बेबाक था, यह ख्याल जाहिर किया कि यही कार्रवाई सुबह होने के बाद की जाती तो क्या था, और इस बात पर शेख से झाड़ खाई। हम उन्हें खुदाई में मसरूफ छोड़ के चंद कदम दूर जा खड़े हुए और सिगरेट पीने लगे। हम सड़क से तकरीबन 50 गज दूर नशेबी इलाके में थे। अब चांद भी निकल आया था, लेकिन गोरकनी पर मामूर कांस्टेबल एक पेट्रोमैक्स लैंप लाए थे और उसे रोशन करने में कामयाब हो चुके थे। आधे घंटे में सड़क पर से 2 गाड़ियां गुजरी और 2 मोटरसाइकिलें। उन सब ने रुककर अंधेरे और वैरानी में होने वाली कार्रवाई को बगौर देखा और इस अमर का यकीन करने के बाद कि ये जीन भूत नहीं पुलिस वाले हैं, रफू चक्कर हो गए। उनके लिए दोनों बराबर थे कि चिमट जाए तो जान ना छूटे, खुदा दोनों से अमान में रखे। तकरीबन पौन घंटे तक आपस में बातें करने या हमें गालियां देने के बाद बिलाखिर एक कांस्टेबल ने चिल्लाकर हमें पुकारा और हम बड़ी तवक्कुआत के साथ लपके। वो 3 फुट कतर के महदूद इलाके में 2 फुट की गहराई तक खुदाई कर चुके थे और एक बोरी की दरियाफ्त पर मुतमईन थे कि उनकी मेहनत रायगा नहीं गई। बोरी का मुंह ऊपर की तरफ नहीं था, लेकिन बोरी खाली भी नहीं थी। इर्द गिर्द की सारी जगह खोदे बगैर ये भी नहीं देखा जा सकता था कि नीचे से बोरी का मुंह बंद होगा या नहीं। टेलीफोन करने वाले ने तो वादे इतराफ किया था कि उसने बोरी को खोल कर देखा था और फिर खौफजदा होकर भाग लिया था। ऐसी सूरत में बोरी को ऊपर के दोनों किनारों से कोने थाम कर खींचा जाता तो अंजाम यही होता कि लाश गड्ढे में रह जाती और बोरी खींचने वाले पीछे जा गिरते। इकराम ने टार्च को लाइट डाल के देखा। बोरी के ऊपर मट्टी में खून का रंग शामिल था। कानून के रखवाले आमतौर पर इस किस्म की मेहनत के आदी ना थे जिससे जेब में कुछ ना जाए और थकन के सिवा कुछ हासिल ना हो। वाशियात की इस्लाह में ये गैर बाराबर मेहनत कहलाती है। वो बोरी के इर्द गिर्द 3 फुट तक जमीन से मट्टी निकालने पर आमादा ना लगते थे। शेख ने अपने खदशात का इजहार किया तो उन्होंने मुतबादल तजवीज पेश की। वो बोरी के किनारों को इस तरह खींच कर निकालेंगे कि अंदर से लाश के जिस्म का कोई हिस्सा भी गिरफ्त में आ जाए। शेख ने बादल नुखास्ता उनसे इत्तफाक किया। वो जानता था कि जबरदस्ती अब नहीं चलेगी। तीनों मातहत लंबे लेट जाएंगे। एक कहेगा मेरी कमर में झटका आ गया है, दूसरा चक्कर आने के बाद बेहोश भी हो सकता था, तीसरा साफ कहता कि अब मैं अकेला क्या करूं। उन तीनों ने मिलकर जोर लगाया और मालूम नहीं किसने लाश की टांग खींची और किसने टांग पकड़ के घसीटा, लेकिन मिलाकर वो मट्टी में दबी हुई बोरी को निकालने में कामयाब हो गया। बोरी का मुंह दूसरी तरफ से फिर बांध दिया गया था जिससे ये नजरिया दुरुस्त साबित होता था कि असल कातिल किसी खौफ या मसलत की बिना पर दोबारा आए थे। खोलो इसे। शेख ने कुछ देर बाद टार्च लाइट को बोरी पर जमाने के बाद कहा। यह अंदाजा तो बोरी की बेडब खाले से भी हो जाता था कि इसमें लाश ही है, रेज या भूसा नहीं भरा हुआ है। उस पर लिपटी हुई रस्सी किसी दुश्वारी के बगैर खुल गई, लेकिन जो चीज उसमें से बरामद हुई उसने हमें भी दहशत ज़दा कर दिया। 2 कांस्टेबल अल्लाह तौबा करते भागे और चंद कदम के फासले पर जा खड़े हुए। बोरी का कफन उतारने वाला भी खुद बखुद पीछे हटकर हमारे करीब आ गया। अब हमारे दरमियान एक बेगोरो कफन ही नहीं, बेलिबास लाश पड़ी थी, खाको खून में लुथरी हुई और मुहावरे के मुताबिक मुंह के बल लेकिन अमली तौर पर मुंह के बगैर। गर्दन से ऊपर लाश का सर गायब था। सर को तन से जुदा करने का काम किसी ने बड़ी महारत और सफाई के साथ किया था। ये तो कोई बात ना हुई, मैंने बोझल आवाज में कहा। हाँ, सच पूछो तो मुझे भी मायूसी हुई है, शेख ने कहा। तुम्हें उम्मीद थी कि इससे बीर मोहम्मद या उसकी बीवी की लाश निकलेगी? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं कबल अज़ वक्त ये बात नहीं कहना चाहता था। शेख ने कहा कत्ल तो होते ही रहते हैं और कभी कभार पुरानी मदफून लाशें भी निकल आती हैं, लेकिन जिस तरह मुझे इतला दी गई थी फिर जैसे बीर मोहम्मद के घर की तबाही देखी गई और उसके फौरन बाद बस कलंदर साहब ने बीर मोहम्मद के बच्चों की बात की, उससे मेरे देन ने वाकयात को मुंसलिक कर लिया और मेरा यह शक भी यकीन में बदलने लगा कि ऐसे फेंकी जाने वाली लाश दोनों बदकिस्मत मियाँ बीवी से किसी एक की होगी। ये ना होता तो मैं इतनी रात तक अपने साथ दूसरों को भी खबर न करता।
लाश सुबह निकाल ली जाती और हॉस्पिटल भेज दी जाती। सच पूछो तो मेरा भी यही ख्याल था। मैंने कहा, मैं इसलिए खामोश रहा कि जो होगा सामने आ जाएगा। तुम बड़ी दिलचस्पी के साथ इस काम में लगे हुए थे। अब यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस्मानी साख्त के एतबार से ये लाश मीर मोहम्मद की भी हो सकती है, मगर तस्दीक सिर्फ फिंगरप्रिंट ही से मुमकिन है। शेख ने कहा, फिंगरप्रिंट कहाँ से मिलेंगे सर? एक कांस्टेबल ने इतलान कहा। जब फिंगर ही नहीं होगी क्या मतलब? इकराम शेख ने चौंक कर कांस्टेबल की तरफ देखा। मतलब ये कि लाश के सर की तरह इसके हाथ भी गायब हैं। कलाई के पास एक कांस्टेबल ने कहा, यह बहुत गैर मामूली बात है। सरबरीदा लाश तो बाज़ औकात मिल जाती है, लेकिन वो किसी आम आदमी की लाश होती है जिसकी फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड कहीं भी नहीं होता। शेख ने कहा, बस कोई कातिल जुनूनी कैफियत में ये हरकत कर बैठता है, या फिर वो इतना सियाना होता है कि शिनाख्त को दुश्वार बना देता है। लेकिन हाथ काटने का तो कोई और सबब ही नहीं। कातिल ये जानते होंगे कि मकतूल की शिनाख्त फिंगरप्रिंट से भी हो जाएगी। फिंगरप्रिंट या तो हिस्ट्री शैटर मुजरिमों को मिल जाते हैं या फिर मुलाजमत पेशा अफराद के। इनकी सर्विस बुक के आगाज में अब मैं फिर शक में पड़ गया हूँ, यानी ये कि ये लाश मीर मोहम्मद की हो सकती है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन फौरी तौर पर मैं कुछ साबित नहीं कर सकता। अमली जिंदगी में शिनाख्त की दूसरी अलामात वो निशानात होते हैं जो किसी जख्म, हादसे के बायस या चोट लगने से पड़ जाते हैं। अमूमन ये निशानात भी जिस्म के खुले हिस्सों पर मिलते हैं। मुंह पर, हाथों पर और नुमायां शिनाख्ती अलामात कभी सूरत देकर लिख ली जाती हैं। शेख ने कहा, जिस्म के बाकी हिस्सों पर कोई तिल, बर्थ मार्क या जिल्द का दाग हो तो उसकी मां के बाद सिर्फ उसकी बीवी बता सकती है। फिलहाल वो दोनों भी मौजूद नहीं है। एक मर चुकी है, एक गायब है, इसलिए हम चलते हैं। एम्बुलेंस भेज देते हैं जो लाश को हॉस्पिटल ले जाए। मैं और इकराम शेख थके हारे सड़क की तरफ रवाना हुए। मुझे भी अपनी तवक्कुआत के गलत साबित हो जाने का मलाल था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस शख्स को मुर्दा देखना चाहता था जो शिकारियों का आलाकार था और जिसने कत्ल जैसे संगीन तरीन जुर्म का एतराफ कराने के लिए एक रात मुझ पर तशद्दुद के वो हया सोज और नंगे इंसानियत हरबे आजमाए थे जिनके तस्वुर से आज भी मुझे झुरझुरी आ जाती थी। मैं सिर्फ एक बेनाम तजस्सुस का शिकार था और मेरे ख्याल के रास्ते भी एक ही समत में इशारा करते थे और मैं ये देखना चाहता था कि मेरी सोच की समत गलत है या नहीं। उस शख्स ने एक तीर से दो शिकार करने चाहे थे। उसने टेप गायब करके मुझे तख्ते-ए-दार तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी और उसके साथ ही अपने कारनामे पर मुंह मांगा इनाम हासिल करना चाहता, मगर तीरे कज़ा ने उसे पहले शिकार किया। ना ही खुदा मिला, ना ही वसाले सनम। टेप फिर शेख की तहवील में था और मीर मोहम्मद लालच में एक बहुत बड़ा सौदा करते करते अपना सब कुछ गंवा बैठा था।